channel. Let's add crack it. Hope you all are doing well. So today is a day 13 video on the MCQs test series of business studies. So ये हमारा वीडियो है, कंटिन्यू वीडियो है on the revision of the sample papers of your term 1 syllabus of business studies. तो 12 वीडियोस में हमने पूरा का पूरा सिलेबस कर लिया है, उसकी पूरी रिविजन कर ली है ब्रीफली। और बाकी के जो हमारे 15 दिन के टारगेट में जो 3 दिन बचे हैं, उन 3 दिन में हम करेंगे रिवीजन सैंपल पेपर की। सो टोटल आपके 60 क्वेश्चन है और 60 में हमने डिवाइड किया है इन 3 दिनों में 20 क्वेश्चंस। तो 20 आज करेंगे, 20 कल और 20 परसों। तो इन 3 दिनों में हम ये 60 क्वेश्चन की रिवीजन भी कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, विद दिस बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन विद टाइम आपको मिलती रहे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा, उनको देखना चाहते हैं तो उनके सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो आपने जो जर्नल इंस्ट्रक्शन है वो तो पढ़ ही लिया होगा। तो टाइम है 90 मिनट्स आपके पास पेपर में करने होंगे। 90 मिनट्स में आपको ये 50 आपके पास टोटल होंगे। क्या क्वेश्चन टोटल आपके पास 60 होंगे, लेकिन उनमें आपके पास चॉइस है। चॉइस इस तरीके से है कि 24 क्वेश्चन में से आपको करने होंगे पहले 20 क्वेश्चन, फिर 24 क्वेश्चन में से आपको करने होंगे 20 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन, और इस तरीके से आपको करेंगे 60 में से 50 क्वेश्चन। क्लियर? सो चॉइस आपके पास 3 सेक्शन में इस तरीके से है। क्लियर? और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सभी के इक्वल मार्क्स होंगे और 40 मार्क्स का इस तरीके से आपका ये पेपर बन जाएगा। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, और आज हम करेंगे ओनली 20 क्वेश्चंस और नेक्स्ट डे में हम फिर से 20 क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। So question number 1. What distinguishes a successful manager from a less successful? One is the ability to put the principle into practice. Which aspect of the nature of management is highlighted in the above statement? तो हमें ये बताना है कौन सा aspect nature of management में highlight हो रहा है इस definition में। तो पहली बात, हर एक लाइन में आपको ये हिंट देखना है, डेफिनेशन बता दे, डेफिनेशन बताना है किस चीज की। आंसर है आपका मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब ये क्यों है, अब इस बात को समझते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि सक्सेसफुल मैनेजमेंट और लेस सक्सेसफुल मैनेजमेंट डिफरेंस क्या है, कि जो वो होता है सक्सेसफुल मैनेजमेंट, वन इज एबिलिटी। हर एक के पास क्या होती है, एबिलिटी टू पुट इनटू द प्रिंसिपल इनटू प्रैक्टिस। कि एबिलिटी जो होती है, अब एबिलिटी को क्या बोला जाता है, नॉलेज और स्किल्स। हर एक के जो नॉलेज और स्किल्स है उनके बेस पे उनको वो प्रैक्टिस में लाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, मैनेजमेंट एंड आर्ट। क्लियर? सो क्या होता है, हमने इसको ऑलरेडी बहुत ही डीपली डिस्कस किया इन द वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस। सो क्या होता है कि मैनेजमेंट जो होता है पर्सनलाइज एप्लीकेशन होती है ऑन द बेस ऑफ नॉलेज और स्किल्स। जब नॉलेज और स्किल्स के बेस पर चीज होती है तो उसे आर्ट बोला जाता है। क्लियर? जैसे कि हमने साइंस में देखा था, साइंस क्या है, रूल्स और स्पेसिफिक जो लिखे जा चुके हैं रूल्स उन पर ही बेस्ड होती है। लेकिन मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रॉपर साइंस, ये भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इन द वीडियोस। So, as different principle of management and brought into effect differently by the different managers, तो differently लाए जाते हैं into effect by the different managers। यहाँ पर भी तो यही different बोल रहा है कि ये एक successful manager है, दूसरा less successful है, और दोनों जो है, one is the ability to put the practice principle into practice। दोनों के पास ability अलग अलग ही है। क्लियर? दोनों में डिफरेंस किस वजह से है, because they have different abilities to put the principle into practice। तो इस वजह से इसका आंसर क्या बन जाता है, management as an art। So next question, provides a rational approach for setting objectives and developing appropriate course of action for achieving predetermined objectives। तो देखिए, बताना क्या है हमें कि कौन सी ऐसी चीज है जो रैशनल अप्रोच है। रैशनल हमने वर्ड पढ़ा भी था जब हम कर रहे थे चैप्टर प्लानिंग की रिविजन। सो आंसर क्या है, प्लानिंग। लेकिन इसको समझिए थोड़ा सा, रैशनल क्या होता है, समझदार। जब सोच समझ के कोई फैसला लिया जाए, तो सोच समझ के जब फैसला लिया जाना होता है उसे क्या बोलते हैं, प्लानिंग। और भी 2 चीजें लिख दी जिन वजह से ये कंफर्म हो जाता है, इसका आंसर क्या है, प्लानिंग।
कौन सी चीज? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स और डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये दोनों चीजें जो हैं, दो एस्पेक्ट किस में होते हैं? प्लानिंग में। क्लियर? सो ये देखिए, सेटिंग एम और ऑब्जेक्टिव, और दूसरा क्या है? सिलेक्टिंग एंड डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये दोनों चीजें प्लानिंग का पार्ट है। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, marketing mix is the set of dash that the firm uses to pursue its marketing objectives in the target market. So answer is marketing tool. तो देखिए, marketing tool जो होते हैं, strategies होते हैं marketing mix के, वो क्या होते हैं? 4 मार्केटिंग मिक्स हैं आपकी बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमने पढ़ा भी हुआ है, जो कि ट्रेडिशनल लिमिटेड थे 4 पीस जिन्हें हम बोलते हैं, लेकिन अब क्या है? 7 पीस चल रहे हैं। मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज बताई हुई है। सो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये सारे टूल्स हैं जो यूज किए जाते हैं, मार्केटिंग टूल्स हैं जो यूज किए जाते हैं एज अ मार्केटिंग मिक्स to pursue its marketing objectives. Clear? So question number 4, which level of management is responsible for welfare and survival of the organization? जब बात आती है welfare और survival की, तो बात किसकी आ जाती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट की। ये हमने ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन सेम किया भी हुआ है इन द वीडियोस, अगर आपने वीडियोस को ध्यान से देखा है। So analyze the business environment and its implication of survival of the business is a part of what? Functions of top level management. Clear? So हमने already 3 levels होते हैं, top level management, middle level management और lower level management, जिसे हम बोलते हैं supervisory level. Clear? ये 3 जो levels होते हैं मैनेजमेंट के, इनके functions को हमने already एक पिक्चर के थ्रू बहुत ही डिटेल में समझा था। होप आपने वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्योल which when applied would mean that the workers and management both honor their commitments without any prejudice towards any other. तो देखिए, ये भी हम एक पिक्चर के थ्रू हमने समझा था ऑलरेडी, वीडियोस में बहुत ही अच्छे से हमने समझा था, अगर आपको याद है तो। सो आंसर है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन क्यों है उस बात को समझिए। मैनेजमेंट के फियोल ने, हेनरी फियोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, और उन 14 प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मीनिंग तो हमारे माइंड में अच्छे से क्लियर है कि उसका मतलब क्या होता है। जनरल रूल्स, रेगुलेशन, सिस्टमैटिक वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये सिंपल मीनिंग हो गया। लेकिन discipline का meaning doesn't mean only rules and regulation, but it also mean developing commitment in the employees towards organization as well as towards each other. So ये भी एक discipline का part होता है। Clear? So question number 6, a brand or part of brand that is given legal protection is called, जब किसी भी ब्रांड को या उसके पार्ट ऑफ ब्रांड को लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है, तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है ट्रेडमार्क। सो आपने हर एक ब्रांड का, जैसे कि हमने एक पिक्चर की थी, ऐसी एक पिक्चर जो कि कार का लोगो है, कार का लोगो जिसे हमने बोला था कि कार का लोगो, हम सिंपल लैंग्वेज में लोगो बोल देते हैं ना, उसे बोला क्या जाता है? उसे बोला जाता है ट्रेडमार्क। सो ट्रेडमार्क बोला जाता है उसे। तो ट्रेडमार्क क्या होता है? हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग होता है, जिसकी पहचान उसकी इमेज से होती है, और बोलने की जरूरत नहीं है, उसके एक्सप्रेशन से ही हमें पता चल जाता है कि ये किस चीज के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। क्लियर? और वो ट्रेडमार्क जो होता है, ऑनर कैन बी इंडिविजुअल, एंड ट्रेडमार्क जो है ऑनर कैन बी इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और लीगल एंटिटी उसकी होती है। क्लियर? जो कि द परचेज ट्रेडमार्क कैनॉट बी लीगली यूज बाय एनी अदर कंपनी, जो किसी और कंपनी के द्वारा यूज नहीं किया जा सकता। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, identify the dimension of the characteristics of management. It is a multi-dimensional. तो multi-dimensional क्या है? हमने इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी किया था, अगर आपको याद है। तो multi-dimensional is the characteristics of मैनेजमेंट। क्लियर? आपके फर्स्ट चैप्टर में ये पार्ट है, फर्स्ट चैप्टर आपके डे 1 की वीडियो में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। क्लियर? सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट जो है क्या है? मल्टी डायमेंशनल, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, और उसके आगे 3 डायमेंशंस होते हैं। कौन कौन से? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल
और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। जब मैनेजमेंट ऑफ पीपल की बात आती है तो ईच ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश फॉर डूइंग सम वर्क और सेम वर्क इज कंडक्टेड बाय पीपल। Hence it is necessary to manage the people so that the work can be accomplished in a better way, कि लोगों को इस तरीके से मैनेज करना कि काम बहुत ही बेहतर तरीके से किया जा सके। तो इस चीज में भी यही बोल रहे हैं कि इट इज अ मल्टी डायमेंशनल विच स्पेसिफाई द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक the strengths of the human resources effective and the weaknesses irrelevant towards achieving the organization objective। उन्हें समझाना कि उनकी स्ट्रेंथ जो है क्या है, ह्यूमन रिसोर्स की जो स्ट्रेंथ है इफेक्टिव है, बहुत ही इफेक्टिव है, और उनकी जो वीकनेस है इररेलेवेंट है टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज किया जा रहा है। तो जब ह्यूमन रिसोर्स यानी कि ह्यूमन रिसोर्स पीपल उनको मैनेज किया जाए तो वो होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 8, dash involves a variety of programs designed to promote and dash protects a company's image and its individual products in the eye of people। तो देखिए क्या होता है कि कौन सी ऐसी चीज है जो जिसमें वैरायटी ऑफ प्रोग्राम डिजाइन किए जाते हैं प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी की इमेज और एंड इट्स इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स इन द आईज ऑफ पब्लिक। लोगों की आंखों में उनकी इमेज जो है, कंपनी की इमेज जो है वो अच्छी बने, उसमें जो बहुत सारे प्रोग्राम्स, वैरायटी ऑफ प्रोग्राम डिजाइन किए जाते हैं उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है पब्लिक रिलेशन। बिकॉज पब्लिक रिलेशन क्या होता है? वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज होती हैं जिसमें कंडक्टेड बाय द कंपनी टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द इमेज ऑफ कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट एंड पॉलिसीज इन द आई ऑफ पब्लिक। यही चीज बोले जा रही है, उसका सिंपली मीनिंग पूछ रहे थे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9। So question number 9 है which type of organization structure will you suggest for a firm which has diversified activities and operations required a high degree of specialization। जब high degree of specialization आ जाती है तो क्या आ जाती है? डिपार्टमेंटाइजेशन, यानी कि स्पेशलाइजेशन, जिस काम में कोई बेहतरी है उसकी वही काम उसे दिया जाए। स्पेशलाइज्ड एक काम को लेकर अगर किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को फर्नीचर का काम आता है यानी कि वो प्रोडक्शन के लिए बेहतर बना हुआ है, सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उसे डाल दिया जाएगा। अगर कोई बंदा मार्केटिंग अच्छी करता है, सेल्स अच्छी करता है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल दिया जाएगा। तो जब हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन आ जाती है दैट विल बी कॉल्ड एज फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? कॉमन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है in which organization is divided into smaller groups based on specialized functions like areas such as IT, finance, marketing, बहुत सारे functions होते हैं। क्लियर? So question number 10। So question number 10 पर चलते हैं। Changes or events cannot be limited, but they can be anticipated and managerial responses to them can be developed। It is suggested by the following importance of planning। तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग हमने किए थे, और इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग ये कौन सा इम्पोर्टेंस है ये हमें बताना है सिंपली। आंसर इज प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। क्यों? क्योंकि चेंजेस और इवेंट कैनॉट बी एलिमिनेटेड, हम उनको एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट क्या किया जा सकता है? एंटीसिपेट। उनके लिए हम पहले से तैयार रह सकते हैं, एंटीसिपेट कर सकते हैं। एंड द मैनेजरियल रिस्पॉन्सेज टू देम कैन बी डेवलप, और वो मैनेजरियल जो रिस्पॉन्सेज है वो तो डेवलप किए जा सकते हैं, यानी कि जो रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी है उसे तो रिड्यूस किया जा सकता है ना। हम रिस्क को मिटा नहीं सकते, बिल्कुल हम भूल नहीं सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन उसको कम करने के लिए रिड्यूस तो कर सकते हैं ना। रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, वो तो हम अप्लाई कर सकते हैं। इंश्योरेंस इज द बेस्ट एग्जांपल। क्लियर? प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी बाय गाइडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इन द राइट डायरेक्शन। It accelerates its managers to analyze and anticipate changes, leads to reduction in uncertainty। ये सारी चीजें किस में आती हैं? Planning reduces the risk of uncertainty। Clear? So question number 11. Grouping similar nature of jobs into larger units called departments is the step of the process of the organization of management
आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब जब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आ गए तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये सारे फंक्शंस हैं। हमने किया था एक चार्ट के थ्रू, किया था ना, डायग्राम के थ्रू। प्लानिंग इज द प्राइमरी स्टेप, प्लानिंग के बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर? सो ये हमने सारे स्टेप्स किए हैं, पिक्चर के थ्रू हमने समझा था। क्लियर? अब ये बोल रहे हैं, उन्होंने एक लाइन लिख दी, इसका मतलब समझ के हमें बताना है कि किसका पार्ट है। जब ग्रुपिंग की बात आती है ना, ग्रुपिंग द सिमिलर नेचर ऑफ जॉब्स इनटू द लार्जर यूनिट कॉल्ड डिपार्टमेंटाइजेशन, तो ऐसा चीज बोला जा रहा है, उनको ग्रुपिंग किया जा रहा है। ग्रुप किया जा रहा है कि अलग, जैसे मान लीजिए, जैसे अभी मैंने बोला ना कि किसी का मान लीजिए कि मार्केटिंग में अच्छा है तो उसे मार्केटिंग में डाल दिया, किसी का सेल प्रोडक्शन में अच्छा है तो उसको प्रोडक्शन में डाल दिया। तो ये क्या किया जा रहा था, ये ग्रुपिंग की जा रही थी। ये सारी चीजें किसमें आती हैं, ये आती हैं ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन में। सो ऑर्गेनाइजिंग इज द आंसर। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग everything in orderly form and making most effective use of resources. Organizing involves assigning tasks, grouping tasks into the departments, delegating authority and allocating resources across the organization. Simply clear? So next question करते हैं, question number 12. The statement planning is a primary function. अभी बोला कि सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है प्लानिंग। सजेस्ट दैट, जो क्या सजेस्ट करता है, प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शन, जो ये सजेस्ट करता है, प्लानिंग मतलब कि एक प्राइमरी फंक्शन है जो सजेस्ट कर रहा है आगे किसको, प्लानिंग प्रीसीड्स द अदर फंक्शन। ये देखिए, अभी ये पढ़िए, प्लानिंग इज अ फाउंडेशन, फाउंडेशन यानी कि पहला स्टेप जो प्राइमरी फंक्शन होता है उसका मतलब भी प्राइमरी है। क्लियर? बेसिक है। क्लियर? on which all the other managerial function rest. Clear? उसका मतलब साफ लिखा हुआ है कि on which, जिस पर बाकी सारे functions डिपेंड करते हैं, सिंपली डिपेंड करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो। क्लियर? इट सर्व्स एज अ गाइड एंड फ्रेमवर्क ऑफ फॉर द ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, के बाकी के सारे इस पर डिपेंड करेंगे। अगर प्लानिंग अच्छी है तो ऑर्गेनाइजिंग भी अच्छी होगी, ऑर्गेनाइजिंग अच्छी मतलब प्लानिंग पर ही सारी चीजें डिपेंड करती हैं। सो प्राइमरी इज अ प्राइमरी स्टेप बिकॉज it precedes other function. Simply clear? So question number 13. A major decision area under one of the function of marketing is the decision regarding marketing intermediaries to be used. Name the function. तो जब भी intermediaries की बात आ गई कि एक major decision area है under one of the function of marketing में, marketing के functions में, is this decision regarding, किसके regarding decision जिसमें लिया जाता है, marketing intermediaries are used। तो हमें function बताना है कौन सा, तो marketing के अलग अलग functions हैं, ये सारे उसके ही functions हैं। ये बताना है जिसमें marketing intermediaries यूज होती हैं, वो कौन सा function है। ये मैंने ऑलरेडी आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि जब चैनल्स आ जाते हैं, डिफरेंट चैनल्स, इंटरमीडिएटरीज जिसे बोला जाता है, वो होते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जब मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर किए जाते हैं तो उसे बोला जाता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये किसके द्वारा किया जाता है, वाई इंटरमीडिएटरीज। और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस विद इन द न्यूमेरियस होलसेलिंग और रिटेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जैसे हमें किया भी था क्वेश्चन, होलसेलर, रिटेलर, होलसेलर के बाद उसके बाद पहले प्रोड्यूसर, पहले हमने किया था ना मैन्युफैक्चरर, फिर प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। ये चैनल है, जब एक प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक जाता है उसके बीच में जितने भी इंटरमीडिएटरीज होते हैं तो वो क्या है, चैनल्स है। और चैनल किस पे बनते हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14. The nature of the relationship of our country with foreign countries is a major element of which of the following component of business environment. तो ये बताना है कि जब भी, अब देखिए, रिलेशनशिप ऑफ आवर कंट्री विद द फॉरेन कंट्री बता दिया, तो इनमें से बताना है कौन सा इन्वायरमेंट है। सिंपली एक बात समझ लीजिए, जब भी हमारी अंदर की कंट्री का, हमारी कंट्री का दूसरी और कंट्री के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है तो वो रिलेशनशिप दो गवर्नमेंट्स के बीच में आ गया। जब गवर्नमेंट बीच में आ गई तो गवर्नमेंट बीच में आते ही वो बन जाएगा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। क्लियर? एक कंट्री का दूसरी फॉरेन कंट्री के साथ जब रिलेशनशिप बन रहा है वो गवर्नमेंट के ऊपर बेस्ड है। जब गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट आ गई तो वो क्या बन गया, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट।
Clear? So political environment refers to a type of government and the government relationship with the business and the political risk in the government doing the business internationally. यही बात आ रही है ना, international business को करना, therefore implies dealing with different type of governments, relationships and risk of levels of risk. Clear? So question number 15. Which of the following statement is incorrect? तो ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस. ऑब्वियसली मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस क्योंकि उसमें एडवर्टीजमेंट आता है, प्रमोशन आता है, जो लोगों के साथ डील करता है, जिसमें एक्चुअल में सोशल डीलिंग होती है, लोगों के साथ बोलचाल होता है, तो ऑब्वियसली इट इज अ सोशल प्रोसेस. क्लियर? So second point is focus of the marketing activities on the customer needs. Obviously ये भी बात करेक्ट है क्योंकि मार्केटिंग की एक्टिविटी डिपेंड तो कस्टमर पर चलती है ना, कि कस्टमर की क्या नीड है उसी अकॉर्डिंग प्रोडक्शन की जाए. हमने ये किया भी था कि मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट जो है किस पर बेस्ड है, कस्टमर नीड्स पर बेस्ड है. डेफिनेशन ही उसकी यही बोलती है. तो सी ऑप्शन में बोला जा रहा है मार्केटिंग इज अ मैरली पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी which is a wrong activity because marketing is not only a post production activity but it starts even before the production it's started. जब production start भी नहीं हुई होती तब भी marketing हो रही होती है. क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था marketing के meaning में gathering marketing information, analyzing, identifying target customer, product designing. ये सारी चीजें किसमें आती हैं? ये आती है marketing में. सिंपली तो ये सारी चीजें आती हैं, उसको गैदर करना इंफॉर्मेशन को कि क्या क्या चीजें चाहिए, कस्टमर की नीड्स क्या है, एनालाइज किया जाता है. तो वो सारी चीजें पार्ट है किसका? मार्केटिंग का. तो ये प्रोडक्शन से पहले ही आ जाते हैं. सो इट इज नॉट अ पोस्ट मतलब बाद में, बाद वाली चीज नहीं है, ये पहले वाली चीज है. क्लियर? So next is marketing mix is a wider term than product mix. Obviously it is also a correct because we have got the answer. Clear? So question number 16 पर चलते हैं. प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद व्हाट? डैश एंड डैश लिखा हुआ है. दो चीजें बताने कौन सी है. अब हमने पढ़ा भी था रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी इज नॉट, इट इज रिलेटेड विद व्हाट? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. और डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ये भी दोनों अलग अलग चीजें जो इसके साथ ही रिलेटेड है. क्लियर? स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इज नॉट आंसर. आंसर इज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन बिकॉज ये फंक्शन ऑफ प्लानिंग ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट है. क्यों? कौन से फंक्शन का पार्ट है ये पढ़िए. प्लानिंग इज डिसाइडेड इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. क्योंकि प्लानिंग का एक फंक्शन है, जब हमें बताया जाता है प्लानिंग इज एडवांस में, हमें प्लानिंग का मतलब क्या है? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू, ये सारी चीजें उसमें होती हैं. सो बिफोर डूइंग समथिंग मैनेजर मस्ट फॉर्मुलेट एन आइडिया of how to work on a particular task. उसे पहले ही ये डिसाइड करना पड़ता है कि किस चीज पर काम करना है, कौन से आइडिया पर काम करना है. इसीलिए प्लानिंग किसके साथ तो रिलेटेड होती है, क्लोजली कनेक्टेड होती है विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 17. डैश इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ. अब देखिए आप देख ही रहे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं डेफिनेशंस में से, तो डेफिनेशन आपको बहुत ही ध्यान से पढ़कर जानी है. तो इसी वजह से डेफिनेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. आप छोड़ जाते हो लेकिन डेफिनेशन को जरूर पढ़ के जाइए. याद मत कीजिए पर उसको अंडरस्टैंड जरूर कीजिए. क्लियर? सो क्वेश्चन 17 क्या बोल रहा है? डैश इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग विच इज इंपॉर्टेंट not only for protection of product but also serves as a promotional tool. तो देखिए इंपॉर्टेंट फंक्शन बताना है मार्केटिंग का. मार्केटिंग के बहुत सारे फंक्शंस हैं, हमने पढ़े हैं. विच इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द प्रोटेक्शन, जो सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफ प्रोडक्ट के लिए ही नहीं बल्कि प्रमोशनल टूल के लिए भी important है. So answer is packaging because primary purpose of packaging is to protect the content from the damage that could happen during the transport, handling और storage. Clear? उसका ये primary purpose होता है. लेकिन unique packaging can increase the product attractiveness, thus affect to willingness to buy the product. ये willingness मतलब कि लोगों को as a professional tool भी है, अट्रैक्ट कर रहा है कि उनको willingness होती है कि उसको बाय कर सके. क्लियर? So next question number 18. As a part of regulation to be followed by the advertisers, the advertisement of for a new brand of baby food for infants provides important information for the potential buyers that it is
not recommended for the infants under the age of 4 months. Which dimension of the business environment is highlighted in the above statement? तो हमें ये बताना है ये कौन सी स्टेटमेंट है जो बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, कौन सी डायमेंशन के साथ रिलेटेड है, ये बताना है सिंपली। तो देखिए यही लाइन काफी है इसका आंसर बताने के लिए, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता दी फॉर पोटेंशियल बायर्स, उनके लिए है रेगुलेशन, ये वर्ड लिख दिया, क्लियर। पार्ट ऑफ रेगुलेशन है, जब रेगुलेशन आती है यानी कि रूल, लॉ रूल बन जाता है, क्लियर। तो जब लॉ रूल वर्ड आ गया और साथ ही लिख दिया कि नॉट रिकमेंडेड फॉर द इन्फेंट्स अंडर द एज ऑफ 4 मंथ्स, उनके 4 मंथ्स के अंडर जो रिकमेंडेड है उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है एक्चुअल में, तो ये लॉ है, ये रूल बन गया। तो तब ये किसके साथ रिलेटेड हो गया? दिस इज लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट किसके साथ, जिसमें क्या इंक्लूड होता है? लॉज होते हैं पास्ड बाय द गवर्नमेंट as well as the decisions rendered by the various commissions agencies at every level of government। तो ये लीगल एनवायरनमेंट में इंक्लूड होता है बहुत सारे लॉ जो पास हुए होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, क्लियर। या फिर एज अ गवर्नमेंट जो कमीशंस होती हैं, एजेंसीज होती हैं, उनके द्वारा भी एट इक्वल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 19, the principle of management given by the FUEL which aims at preventing overlapping of activities। जब overlapping of activities का aim आ गया तो सीधी बात है this is what unity of direction, क्योंकि unity of direction का aim क्या होता है? preventing overlapping activities, prevent करना overlapping activities, क्योंकि क्या होता है इसमें? one head one plan, so one head one plan होता है, इसी वजह से बोला जाता है it prevents overlapping activities। So answer is unity of direction। So last question of this video but not the least, because we have remaining 2 days to discuss other 40 questions। So question क्या है? Dash ensures that the subordinate performs the task on behalf of the manager, thereby reducing his workload and providing him with more time to concentrate on important matters। तो देखिए आंसर इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्यों डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स शेयर करना वर्क को और अथॉरिटी को, जो क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वर्क टू द सबऑर्डिनेट्स बाय सुपीरियर एंड अलाउइंग देम टू टेक क्रूशियल डिसीजन टू सम एक्सटेंट बाय गिविंग अथॉरिटी। क्लियर, यहाँ अथॉरिटी रह गया वर्ड, क्लियर लिखना। तो देखिए उसको पूरी अथॉरिटी दी जाती है, डेलीगेट करना यानी कि उसको काम को बांटना, शेयर करना दिया जाता है, उससे क्या होता है? उसका वर्कलोड रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पर भी तो वही बोल रहे हैं, और जिससे क्या होता है? प्रोवाइडिंग हिम मोर टाइम टू कंसंट्रेट ऑन द इम्पोर्टेंट मैटर्स, जो वो इम्पोर्टेंट मैटर्स पे अपना टाइम दे सकता है। जो उसके पास जब वो डेलीगेट कर देगा अथॉरिटी को, बहुत टाइम बच जाएगा ना उसके पास बाकी इंपॉर्टेंट मैटर्स पर डिसीजन लेने के लिए, क्लियर। सो आंसर इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सो होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर जरूर बताइए। तो मिलते हैं कल की वीडियो में फिर नए क्वेश्चंस के साथ, अगले क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।